हिंदुस्तान के पास सब चीज़ थी। जी। इन 10 वर्षों में ये जो भाजपा अलायंस सरकार आई, इसने तीव्र गति से मतलब यूँ समझिए कि पहिए लगाने का काम किया है। लखनऊ में प्रत्येक क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ। पेट्रोल बॉन्ड का तो हिसाब देना पड़ेगा, अच्छी चीज है। पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे देते हैं फिर? मैं कहता हूँ चंदा जो लेते हैं, चंदा कहाँ से आया, कैसे आया, इसको आप आयकर के दायरे में कब लाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं नुपेंद्र सिंह और हमारी ये जो चुनाव यात्रा है, न्यूज़ मोबाइल की जो चुनाव यात्रा है, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ पहुंची है। और लखनऊ में भी शर्मा जी की चाय के पास, जहां पे अक्सर पॉलिटिकल किस्से यहीं से शुरू होते हैं, यहीं होते ही हैं। सर, आपका नाम क्या है? पारितोष शर्मा। तो सर, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, आज देश में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तो अभी तक जो ये भाजपा सरकार है या जो भी अपनी केंद्र में जिसकी शासन कर रही है, तो अभी तक इस किस मुद्दों पे जो है इसने काम किया है, या आप आने वाले समय पे किस मुद्दों पे जो है अगली सरकार को चुनेंगे, ये हमें बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के पास सब चीज़ थी। जी। इन 10 वर्षों में ये जो भाजपा अलायंस सरकार आई, इसने तीव्र गति से मतलब यूँ समझिए कि पहिए लगाने का काम किया है। और चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे हाईवेज़ की समस्या हो, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसको इन्होंने न छुआ हो। चाहे एयरपोर्ट हो, और चाहे एम्स हो, और चाहे मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी भी बढ़े। मैं लखनऊ से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। लखनऊ में प्रत्येक क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ। चौमुखी मतलब? चौमुखी जैसे पहले आउटडोर में डॉक्टर्स कम बैठते थे, पीपी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई। आउटडोर में डॉक्टर्स मिलने लगे, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलने लगे, मेडिकल केजीएमसी में मेडिकल मिलने लगे, बलरामपुर में डॉक्टर्स देखने लगे। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज आया। मतलब अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट हॉस्पिटल से और उनके ओपीडी को कंपेयर करें, तो बहुत बेहतर एटमॉस्फेयर भी लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। और रोजगार में आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार कोई भी सरकार आ जाए, चाहे भाजपा अलायंस आए, चाहे अदर आए, सबको रोजगार नहीं मुहैया करा सकती। आपको याद होगा, कभी पहले डीडी दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था, आज मल्टीपल चैनल। रोजगार के ये अवसर हैं। अब अगर रोजगार को लोग सरकारी नौकरी समझते हो, तो सरकारी नौकरी किसी भी सरकार के बस में नहीं है तो वो सबको प्रदान कर सकते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम लोग करें, तो कैसा यहाँ का माहौल है, क्या है? देखिए, ये किसी से नहीं छुपा है। या तो माफिया अपनी जमानत पर थे, वो अपनी बेल हटवा के जेल के अंदर रहे। और जेल के अंदर भी जो पहले 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं थी, वो योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में पूर्णतः समाप्त कर दी गई, और कोई भी माफिया पनप नहीं पाया। और करप्शन की अगर बात करें, जैसे जो विपक्ष है वो ज्यादातर अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है मुद्दा बहुत तेजी से करप्शन देखिए, पहले भी था। पार्टियां बिना कोई भी पार्टी, आप ये जान लीजिए नहीं, लेकिन जैसे ये दूसरी पार्टी को बोलते हैं कि मतलब जो भाजपा है वो दूसरी पार्टी को बोलती है कि इन्होंने ज्यादा करप्शन किया, हमने नहीं किया। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी पार्टी बिना धन के, अर्थ के, चंदे के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। सब पार्टियों का फंड है। चाहे जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पर उन्होंने कलेक्ट किया है, यहाँ इन्होंने कलेक्ट किया है। अगर स्कोर देखेंगे आप, तो बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन ये बिना, ये ट्रेडिशन चला रहा है। किस चीज में स्कोर ज्यादा है? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर हम अमाउंट देखेंगे, करप्शन नहीं है ये देखिए, ये ब्यूरोक्रेट्स चंदा देते, पहले भी चंदा देते थे, आज चंदे का नाम दीजिए, इसको चंदा देते थे। बल्कि इस स्कीम इनके आ जाने से ये हुआ कि इनका इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी अब जनता को मालूम हुआ, कितना पैसा मिला, इससे पहले कभी नहीं मालूम था। अब मेरा कहना है, इस खर्चे का हिसाब भी होना चाहिए। जैसे इन्होंने करप्शन की बात करी, तो करप्शन अब 70 साल में अगर कांग्रेस का हिसाब जोड़ा जाए तो 806 करोड़ रुपया कांग्रेस के पूरे पार्टी के पास है। 806 करोड़ रुपया जो आप कहाँ से बता? अरे सुन लीजिए। और बीजेपी के पास 10 सालों में आपका 4043 करोड़ रुपया उनके पास है। 40 करोड़ 4,000 करोड़ 43 करोड़ का हिसाब है इनके पास। 4,043 करोड़ इनके पार्टी फंड के पास है। तो 70 साल में जो हिसाब लगा 800 करोड़ और 43,000 करोड़ का, इससे पता चलता है। अब इन्होंने बात करी इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो हिसाब देना पड़ेगा, अच्छी चीज है। पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे देते हैं फिर? पीएम केयर फंड भी तो एक मुद्दा है भाई। अब कोरोना काल में अजीम प्रेमजी हुए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कई एम्प्लॉय का तनख्वाह कटी उसमें, और क्या कहते हैं, लोगों ने दान दिया। 10-10 रुपए पेटीएम से भी लोगों के कटे हैं। अगर मेरे भी कटे हैं तो हमें भी तो हक है कि अब मेरा 10 रुपए का हिसाब कहाँ है। तो मोदी जी डायरेक्ट कह दिए
कि इस पे जनता का जानने का कोई अधिकार नहीं है। उसी समय से राइट टू इन्फॉर्मेशन खत्म कर दिया है। पीएम केयर फंड के बारे में 2019 से राइट टू इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। क्यों खत्म कर दिया? अरबों रुपया अंदर कर दिया। कहाँ गया विकास में? विकास में इसलिए गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की थी कि 2021 से लेकर 2019 से लेकर 2023 तक का जो इन्होंने खर्चा किया है 11 अरब 11 करोड़ 75,700 कुछ रुपए इन्होंने सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में खर्चा किया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ से आया ये पैसा जो आपने सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्चा किया? आप अपने लिए हवाई जहाज खरीद लेते हैं, मोदी जी अपने लिए हवाई जहाज खरीद लेते हैं। देश के पास कोई हवाई जहाज है अपना? मैं पूछना चाह रहा हूँ, भारत सरकार की अपनी कोई विमान है? एयर इंडिया थी, टाटा को वापस कर दी गई, चलाई नहीं तो भारत के पास कौन से अपना विमान है? अपना नाम बता दीजिए। दिनेश मिश्रा हमारा नाम है। रही बात आप भ्रष्टाचार, कहीं चंदा के नाम पर कहीं घूस लेता है, वो कहता है सुविधा शुल्क लोग हमें दे गए हैं, तो सुविधा शुल्क भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता क्या? आप बताइए। अगर कोई घूस देता है, हम गए अपना काम करने पैसा दिए तो कहते भैया तो हमका अपनी इच्छा से दे गए हैं, आप खुशी से हमारे बच्चों को इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप सवाल कह रहे हैं ना? इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं ये कह रहा हूँ, जब पहले तय था कि इलेक्टोरल बॉन्ड चेक से या डीडी से दी जाएगी, तो उसको आपने क्यों कर दिया कि चुनावी बॉन्ड खरीदा जाएगा वहां से, आरबीआई से या स्टेट बैंक से खरीदा जाएगा? इसकी शुरुआत कहां से होती है? आज के 15 साल पीछे जाएंगे तो एक गिफ्ट चेक इशू किया करता था स्टेट बैंक, जो ब्लैंक होता था। आप जाते अपना नाम गांव पता देते, वो अपने बैंक में रखता, लेकिन उसकी किसी को जानकारी नहीं थी, ब्लैंक चेक दे देता और उस पर 101 रुपये छपा होता था या 501 रुपये का, जो भी आप लेना चाहते थे, 1000, 1 लाख 1 का ले सकते थे। आप किसी को भेज देते तो बेनामी हो गई ना, तो उसी प्रकार से बॉन्ड भी बेनामी हो गया ना। आप किससे पूछोगे? आप कहते हो आरबीआई पर लगता नहीं है, आरटीआई नहीं लागू होती है, तो जब आरबीआई पर आरटीआई नहीं लागू होती तो मैं कैसे जानूं किस आदमी ने कितना चंदा किससे लिया? और मुझे आने वाला जो चुनाव है आप वो किस मुद्दे पे देना चाहेंगे या कौन कौन से मुद्दे खड़े करना चाहेंगे? किस मुद्दे पे खत्म हो गए? मुद्दे तो सारे खत्म कर दिए गए। सिप्ला अगर पैसा देती है पीएम केयर्स फंड को, तो उसको दवा की सप्लाई मिल जाती है, ठेका मिल जाता है, तो इसे हम चंदा कहें या घूस कहें? सरकारी चंदा के रूप में घूस कहें? आप मुझे बताइए। इन्फोसिस के लोग चंदा के नाम पर देते हैं, टाटा के लोग चंदा के नाम पर पूंजीपति देते हैं, सरकार को देते हैं कि हमने 6000 करोड़ 600 करोड़ इस तरीके से देते हैं। ये अखबार में निकलता है और जस्ट उसी समय 1 घंटे बाद खबर आती है कि साहब इनकम टैक्स की साइड मेंटेन करने के लिए फला कंपनी को दे दी गई, जिसने 600 करोड़ रुपया दिया था जाकर के जो है चंदा पीएम केयर्स फंड में। तो ये घूस है या चंदा है? मुझे ये बताइए। जिसको इनकम टैक्स की पूरे 1 साल 2 साल के लिए मेंटेनेंस करने के लिए साइड दे दी गई है, आईटीआर भरने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना 600 करोड़ से ज्यादा आता है भाई महीने में, उसको देना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी थी तो उन्होंने अपने चंदे को सार्वजनिक किया था, वेबसाइट पर डाला था कि जो चाहे देख सकता है। तब उस 10 साल में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस नई चीज को लाया था कि हर पार्टी अपने अपनी चंदा डालें कि किसने डाला, दिया और किसको दिया? अपने वेबसाइट पर नहीं डाला उन्होंने। मैं कहता हूं चंदा जो लेते हैं, चंदा कहां से आया, कैसे आया, इसको आप आयकर के दायरे में कब लाना चाहते हैं? मैं सारी पार्टियों से पूछता हूं। मैं तो यही सारे मुद्दे हैं जो अब जनता जो है उजागर कर रही है। तो हमारी चुनाव यात्रा ऐसी जारी रहेगी, आगे आपको हम मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।